दोस्तों नमस्कार, स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसको ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की बात करें या ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो इसमें शायद हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 15 डेज तक टॉपिक चलता है। लेकिन आज इस एक क्लास में मैं कुछ एक बातें बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, वो बातें आप अपने जो है वो एग्जामिनेशन के दौरान अप्लाई करें और काफ़ी हद तक आप इजी फील करेंगे। जी हाँ, किसी टॉपिक को किताब से पढ़ना और कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने में बड़ा फर्क है। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से किसी भी टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है और कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप एक बार जो है हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये भी कार्य बहुत ज़रूरी है। और विद इन ए फ्यू डेज हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं और ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है एप्लीकेशन पे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स के माध्यम से टेलीग्राम और एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है वॉइस चेंज। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये टॉपिक हमने कक्षा 8 से पढ़ना शुरू किया था और इसके रूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है संख्या में, लेकिन इनको कुछ एक बातों से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर एग्ज़ाम की बात करें, अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो वहाँ पर अगर ग्रेड 2 की बात की जाए, ग्रेड 2 की बात की जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पार्ट को अगर आप याद कर लो तो उनमें 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, अगर ये इतनी बातें याद है तो। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप देखो तो वॉइस चेंज की एक्सरसाइज करवाई हुई है, वो आप जरूर करेंगे, आज ही करेंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी इजी फील करने वाले। होता क्या है कि हमें या तो एक्टिव वर्ब मिलती है या फिर पैसिव वर्ब मिलती है। अब हमें याद होना चाहिए, कैसे याद करेंगे? देखिए, वर्ब फर्स्ट है ना, तो इज एम आर थर्ड फॉर्म इज एन ऑब्लिगेटरी पार्ट। यही मेन पॉइंट होता है किसका? वॉइस चेंज का, कि एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है और पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म जरूरी है। पैसिव वॉइस क्या किसे कहेंगे? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस उसे कहेंगे जिसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, यानी बाय वगैरह तो आप किससे पहचानते हो, है ना? बाय से पहचानते हो। लेकिन हमें ख्याल रखना है कि जहां बी वर्ब है, और बी मैंने पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब में कराया था, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग और बीन। इनमें से कोई एक वर्ब होना जरूरी है और उसके प्लस में क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये पैसिव वॉइस में होना जरूरी है। अगर ये है तो पैसिव वॉइस है, अगर ये बी प्लस वर्ब थर्ड अगर है ही नहीं तो एक्टिव वॉइस है ना? एक झलक देखिए जरा इसमें। इज एम आर थर्ड फॉर्म है, इज एम आर। वोजवर थर्ड फॉर्म है, ये देखिए बी प्लस थर्ड फॉर्म है। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म एंड बीम थर्ड फॉर्म। सारों में बीइंग थर्ड फॉर्म है, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म सभी एक्टिव पैसिव वॉइस में होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट ये ख्याल रखना है कि कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना। इसके लिए व्हाट इज पैसिव वॉइस? वेयर देयर इज बी प्लस थर्ड फॉर्म सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड, दैट इज पैसिव वॉइस। जहां पर हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म मिले वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है? याद करना है। देखिए, इज एम आर से हम 6 वर्ब को याद कर सकते हैं। कैसे? वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड और विल शैल बी फर्स्ट फॉर्म, विल शैल फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड, वर्ब फर्स्ट पास है और इज एम आर वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट है और इज एम आर थर्ड फॉर्म भी प्रेजेंट है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में करना है और थर्ड फॉर्म होनी ही चाहिए। सेकंड फॉर्म को वोज वर्ब में करना है और थर्ड फॉर्म भी होनी ही चाहिए। उसके बाद मॉडल के बाद में वर्ब की जीरो फॉर्म आती है, मैंने कल वीडियो में बताया था। और मॉडल के बाद जीरो फॉर्म आए तो देखिए विल शैल बी, बी भी जीरो फॉर्म ही है, ठीक है। और वर्ब थर्ड यहां पर आइए तो मॉडल प्लस बी थर्ड फॉर्म करना है, सेम मॉडल बी प्लस। अब देखो इज एम आर आईएनजी में, ये आईएनजी है ना, ये तो बी के साथ लगा दो और थर्ड फॉर्म अपनी तरफ से लगा दो।
तो इज एम आर यहां भी आया और यहां भी आया है, वर्ब फर्स्ट का सीधा थर्ड फॉर्म, इज एम आर आईएनजी का बीइंग थर्ड फॉर्म, है ना। उसके बाद वोज वर आईएनजी का वोज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, और इस जो मैंने व्हाइट कलर में लिखे इनका पैसिव कभी नहीं बनाना, विल शैल बी आईएनजी। तो ये हैज हैव जहां भी एक्टिव वॉइस में दिखे बीन ही ऐड करना है। देखिए जरा, यही अलग है, बाकी सेम है वर्ब, बाकी सेम है वर्ब, ठीक है। देखो हैज हैव थर्ड और बीन लगा दिया, यानी एक्टिव में बीन नहीं होगा, पैसिव में बीन होना है, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों भी नहीं बनेगी। मैंने बता दिया कि अगर कैन प्ले आए तो कैन बी प्लेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से देखिए, कैसे आई हैव कंप्लीटेड, ये तरीके बताए जा रहे हैं। पहला तरीका एक्टिव और पैसिव इसको पहचानने का था। अब देखो आई हैव कंप्लीटेड, इसमें क्या आया है, हैव कंप्लीटेड वर्ब है, मतलब हमारी वर्ब कौन सी है, ये वाली वर्ब आ गई। तो इसका पैसिव क्या होगा, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। हमें चार ऑप्शन में सिर्फ यही देखना है कि हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म कहां है। पहले में है हैड, पहले में, और गलत कर लीजिए, गलत चीज को आप राउंड या फिर है ना एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। फिर दूसरे में आ गया वोज, ये भी गलत है। फिर आ गया हैज और ये आ गया हैव, दोनों सही है। अब देखो हैज बीन कंप्लीटेड और हैव बीन कंप्लीटेड, दोनों में सिर्फ हैज और हैव में अब पता होना चाहिए कि टास्क के साथ क्या आता है, ठीक है। अब दो बातें हमारे समझ में आई, क्या बस समझ में आई, देखिए जरा, दो बातें क्या समझ में आई। पहली बात तो ये समझ में आई, पहली टेक्निक तो क्या है कि हमें सबसे पहले वर्ब पर फोकस करना चाहिए कि वर्ब एक्टिव में कौन सी है और उसका पैसिव क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है। यानी एक्टिव में वर्ब कौन सी है और पैसिव इसका क्या होगा, ये दो बातें जान ली। हमें पता है कि हैव कंप्लीटेड को हैज हैव थर्ड फॉर्म में करना है। अब दूसरा पॉइंट क्या देखना है, हम पूरे सेंटेंस को नहीं रटना भाई साहब, पूरे सेंटेंस को नहीं रटना। दूसरा है, दूसरा पॉइंट जो है वो है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये दूसरी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो द टास्क क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो उत्तर हो गया हमारा 3 नंबर, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस। सामान्य प्रश्न है, आसान प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न दिया है मैंने वो काफी जो है वो अच्छे लेवल का है, हम कह सकते हैं कि यहां पर हम डिफिकल्ट लेवल इसका देख सकते हैं। देखिए जरा, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो ठीक है। अब देखो आई सभी में है, वॉन्ट, आई एम वॉन्टेड टू बी हेल्प्ड, ये अपने आप में डबल पैसिव लग रहे हैं। कैसे, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, और ऐसा हर एक सेंटेंस में तो नहीं होता, कुछ एक सेंटेंस में होगा जहां पर डबल पैसिव, उसका स्ट्रक्चर एक ही है, वो अलग कहानी है। तो इस सेंटेंस में कभी भी डबल पैसिव, आप पूरा चैप्टर पढ़िए तब पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कभी भी डबल पैसिव, आई एम वांटेड, मुझे चाहा जा रहा है, ये अपने आप में फ्रेज ही गलत है, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर गलत हो जाती है। दूसरा, आई वॉन्ट टू बी हेल्प्ड बाई मी, आई वॉन्ट टू बी हेल्प्ड बाई यू, अब यहां पर इन दोनों में ही फर्क है, ठीक है। और फिर देखो आई वॉज वॉन्टेड, ये भी गलत है। तो बचे दो ऑप्शन हमारे पास, आई वॉन्ट यू। अब देखो इसमें वर्ब क्या है, एक तो वॉन्ट है और एक टू हेल्प है। अगर हम टू हेल्प की बात करें तो उसका बनेगा टू बी वर्ब थर्ड, ठीक है। ये यहां लिख सकते हो आप यहां कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। आई एम वॉन्टेड, आई वॉज वॉन्टेड, आई वॉज वॉन्टेड तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। बचे तीन ऑप्शन। मैं ये बताऊं आपको, अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे, ये तो टेक्निकल वे में बता रहा हूं मैं, अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डबल पैसिव हर जगह संभव नहीं हो सकते, हर जगह डबल पैसिव संभव नहीं हो सकते, इसलिए एक नंबर कट गया। इसमें कहा क्या जा रहा है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं तीसरा पॉइंट। कई बार हमें हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही जो है ना फायदा दिलाता है। कैसे, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू, तुम्हें या फिर तुमसे, तुम्हें चाहता हूं वो बात नहीं है, ठीक है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं, टू हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प करो। इसकी हिंदी होती, इसकी हिंदी वो नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूं मेरी हेल्प करो। तो भाई क्या करें तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हें चाहता हूं तुम मेरी हेल्प करो, गलत, हिंदी भी गलत होगी। ये कभी बोला है किसी को क्या कि मैं तुम्हें चाहता हूं तुम मेरी हेल्प करो, नहीं।
आप देखिए, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो, चाहे आपने रोटी बनानी है, चाहे सब्जी बनानी है, चाहे होमवर्क करना है, चाहे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो। तो हेल्प किसके द्वारा की जानी चाहिए? कि तुम के द्वारा। तो यहां क्या आएगा? तुम आएगा। ये गलत है, ये गलत है। अब देखो इसकी हिंदी के, आई वॉन्ट टू बी हेल्प्ड बाय यू, मैं चाहता हूं कि मेरी तुम्हारे द्वारा हेल्प की जाए। इस मी का मतलब मेरे द्वारा मेरी हेल्प की जाए, इस यू का मतलब तुम्हारे द्वारा मेरी हेल्प की जाए। तो बताओ क्या सही होगा? सी उत्तर इसका सही होगा। ये मैंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला है ये वाला, और एक इजी क्वेश्चन डाला है। आप इसमें पहले वाला तो आप इसके माध्यम से कर सकते हो, दूसरे वाले में थोड़ी सी आपको समझ की हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने 3 बातें लिखी है अभी तक, ठीक है? तो इन 3 बातों पर अगर फोकस करोगे तो हर एक क्वेश्चन किया जा सकता है आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पैसिव वॉइस से रिलेटेड, ठीक है? दूसरी बात देखिए दूसरी बात है आई वो चेक्ड एट द गेट। अब इस सेंटेंस को जरा पहचानिए, इस सेंटेंस को किस में लिखा है? वोज चेक्ड, यानी पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक है? वोज चेक्ड एट द गेट। अब इसका एक्टिव बनाना है, ये भी एक्सरसाइज की जा सकती है। अब होता क्या है कि जैसे सेंटेंस आया आई सो ए बर्ड, या फिर ए बर्ड वॉज सीन बाय मी, ए बर्ड वॉज सीन बाय मी। इसमें हमें पता चला वॉज सीन यानी वॉज वर यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, ठीक है? ये क्या है? बी, और ये क्या है? थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। अब इसको एक्टिव में लेके आना है, जो बाय के बाद में है उसको इसका सब्जेक्ट बना दो, क्या बन गया? आई, ठीक है? आई वॉज सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना है, आई सो ए बर्ड, सीधा आ गया। ये इसका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। हमने किसके आधार पे बनाया? इस सेंटेंस के आधार पे। तो सबसे पहले कृत्य क्या किया था हमने? कार्य क्या किया था? इस मी को आई बनाया था, यानी बाय के बाद में जो आया है उसे क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया है। यहां पर कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है? यहां पर कुछ दिया ही नहीं है। अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए? कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाय के बाद में, ठीक है, बाय के प्लस में ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं दिया होता। अब नहीं दिया होता तो इसका सब्जेक्ट क्या बनाए? तो हमें सब्जेक्ट एज्यूम करना है, ठीक है? क्या करना है? एज्यूम द सब्जेक्ट, एज्यूम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या करना है? एज्यूम करना है। अब बताइए गेट पर चेक कौन करता है? ठीक है, गेट पर चेक कौन करता है? बताइए जरा। आई वॉच, मुझे गेट पे चेक किया गया, किसके द्वारा किया गया? कंपनी के मालिक द्वारा, किसी आम आदमी के द्वारा नहीं, गेट कीपर ही करेगा। तो इसका अपनी तरफ से बना लीजिए द गेट कीपर, द गेट कीपर, ठीक है? ये तो आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। अब इसमें वोज चेक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ठीक है, वो चेक्ड, वो चेक्ड का हमने कर दिया चेक्ड। आई वोज चेक्ड एट द गेट, एट द गेट। ये कहानी हो गई। तो ये क्या बातें हैं, इनको किस तरह से देखें हम? ये टेक्निक हमें कब अपनानी है? जब कोई ऐसा कार्य आ जाए, है ना, जब कोई ऐसा कार्य आ जाए जिसके अंदर हमें पता ही हो कि कोई कार्य किसने करना है, जब हमें पता ही हो कि कोई कार्य किसने करना है। जस्ट ए मिनट। तो ये बात हुई, आई वो चेक्ड एट द गेट। यहां पर हमने उसी तरह से द पेशेंट वोज चेक्ड, आप लिख सकते हो द पेशेंट वोज चेक्ड। पेशेंट को चेक किया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर के। तो क्या बन जाएगा? द डॉक्टर चेक्ड द पेशेंट, ठीक है? तो ये कहानी क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट को एज्यूम करने की है, ठीक है? उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है? बाय प्लस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि पैसिव वॉइस में किसी कर्ता को शो करने के लिए बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो शुड बी रिटन और नॉट, ये बड़ा एक संशय रहता है विद्यार्थी के माइंड में कि क्या लिखा जाना चाहिए। और हमें क्या बताया है कि जब किसी कार्य का कर्ता अननोन हो, जैसे, ठीक है, समवन
समवन स्टोल माई वॉच। अब समवन स्टोल माई वॉच, ठीक है, तो इसका पैसिव बनेगा माई वॉच वॉज स्टोलन। अब ये कहते हैं कि हमें बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ तो कहते हैं लगाया ही नहीं जाएगा, कुछ कहते हैं लगाना ही नहीं है, ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो तो ग्रामेटिकली आप जो है इनकरेक्ट हो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, पहली बात। इसका मतलब हमें नहीं लिखना चाहिए, है ना, आगे बात और करेंगे। दूसरा, लिखा गया है कि राम हेल्प्ड मी, राम हेल्प्ड मी, तो इसका पैसिव बन जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाय राम, आई वॉज हेल्प्ड बाय राम। अब इसमें क्या है, बाय राम अगर देखें तो हम अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर की बात करें, यानी रेनन मार्टिन बुक की बात करें, यानी हम संजीव पास बुक्स की बात करें, तो ये वाक्य सही है। लेकिन अगर हम ये कहें, जोफ्री लीच की बात करें, ठीक है, और स्टैनर्ड एलन की बात करें, इस तरह की बातें करें, तो वहां पर यह पता चलता है कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस तब है जब हमें डूअर का पता ही नहीं है, बी प्लस थर्ड फॉर्म और डूअर का पता नहीं होना, पैसिव वॉइस होता है। आई वॉज हेल्प्ड बाय राम, मेरी राम के द्वारा हेल्प की गई, तो पता चल रहा है राम के द्वारा हेल्प की गई है, तो ये पैसिव वॉइस यहां भी नहीं लिखा जाना चाहिए। ये ट्रेडिशनली गलत है, ये ट्रेडिशनली सही है, ठीक है। अगर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो वो कहते हैं दोनों ही नहीं लिखे जाने चाहिए। तो हम क्या करें, ये तो ग्रामेरियंस की जो है वो आपस में जो है वो टकराव है कि लिखा जाना चाहिए नहीं लिखा जाना चाहिए। मैं यहां पर एक सवाल लिख रहा हूं, साथ में ऑप्शन लिखेंगे, चलो इसी सवाल को कर लेते हैं, ठीक है, इसी सवाल को कर लेते हैं, है ना। तो पहला ए ऑप्शन हो गया ये, माई वॉच वॉज स्टोलन। बी ऑप्शन देखिए, माई वॉच वॉज स्टोलन बाय समवन, ये आ गया। तीसरा आ गया, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। फिर आ गया डी ऑप्शन आ गया, माई वॉच हैज स्टोलन। तो ये तो सामान्य है कि ये दोनों उत्तर किसी हाल में नहीं बनेंगे। बात है इन दोनों की, इन दोनों में से हमें कौन सा करना चाहिए। तो मेरा उत्तर ये रहेगा कि इसके बाद में हमें ये करना चाहिए, मतलब बाय समवन लगा हो और नहीं लगा हो, तो दोनों परिस्थितियों में कौन सा करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए, बिना लिखे वाला, यानी बाय समवन हमें नहीं लिखना। लेकिन ध्यान रखें, बड़े ही गौर से आप देखेंगे कि मैंने यहां पर ये उत्तर कर दिया। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे जो है वो एक चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया माई वॉच वर स्टोलन, माई वॉच वर स्टोलन। अब आपको पता है कि इसमें ट्रेडिशनली ये गलती है और इसमें ट्रेडिशनली ये गलती है, ये पता है आपको। तो अब आप क्या करोगे, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब सही उत्तर ये है, क्यों, क्योंकि यहां वर्ब गलत है, यहां वर्ब गलत है और यहां वर्ब गलत है। मतलब अगर आप अच्छे से अगर देखें तो ये वाला पार्ट ही सही होना, वही सही ज्यादा रहेगा। ये वाली चीजें सही होनी जरूरी है, और किसी चीज का सही होना जरूरी नहीं है। अब ये उत्तर बनेगा। तो मैंने दोनों परिस्थितियों में बता दिया, क्या बताया कि अगर दोनों में वर्ब सही है तो ये वाला सही उत्तर होगा, इसमें वर्ब गलत है तो ये लिखा हो चाहे, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें हमारा उत्तर करना है सही। समझे बात को, ठीक है। फिर एक और कहानी आ जाती है, फिर एक और सेंटेंस मैं आपको यहां लिखकर दिखाता हूं। जैसे सेंटेंस आ जाता है कि वी या फिर वही सेंटेंस लिख देते हैं, कौन से वाला, बर्ड वाला। आई सो ए
बर्ड। मैं साधारण सेंटेंस लेके चल रहा हूं। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है ए बर्ड वॉज सीन, दूसरा है ए बर्ड वॉज सीन बाय मी, और तीसरा कुछ भी आ जाए। तीसरा और चौथा 2 ऑप्शन गलत ही करने पड़ेंगे अपने को, तो गलत मैं नहीं लिख रहा। तो इनमें से सही कौन सा है? इनमें से सही ये है ट्रेडिशनली, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहां पर कुछ गलती कर दी जाए, ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई गलती कर दी जाए और यहां लीजिए द बर्ड हेड कर दिया। क्या कर दिया? हेड कर दिया। तो ग्रामेटिकली ये ज्यादा गलत है, ये ज्यादा गलत है। अब हमें इसे सही करना पड़ेगा, हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो ये बातें आप ख्याल रखें। क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन करो तो 4 ऑप्शन का ख्याल करो, न कि अपने ज्ञान का, न कि अपने जो है वो रजिस्टर का, अपने गुरुजी के जो बताए हुए रूल्स का। 4 ऑप्शन पर फोकस करो। अगर आप पढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली आपको रूल से चलना पड़ेगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, तो आपको 4 ऑप्शन का ही ख्याल रखना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं टेंशन लेनी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और वीडियो के साथ। आप जो है पिछले वीडियोस के अंदर वॉइस चेंज की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अगली क्लास में और भी कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।